क्या दोस्तों आपको पता है ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? हाल ही में हेनरिटा एचफोर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वे कौन थे? और हाल ही में किस राज्य की सरकार एक टाइगर कॉरिडोर का निर्माण करने जा रही है? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 15 जुलाई 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट है यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, एनटीपीसी 4750 मेगावाट क्षमता का भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क कहां स्थापित करेगा? एनटीपीसी, इसका पूर्ण स्वरूप क्या होता है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। और यह एनटीपीसी 4750 मेगावाट क्षमता का भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क स्थापित करने जा रहा है गुजरात में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात। देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी यानी कि एनटीपीसी ने अगले 10 वर्षों में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से 60,000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है। और इसके लिए कंपनी गुजरात के कच्छ जिले में 4750 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क स्थापित करेगी। तो हमें यहां याद रख लेना है कि एनटीपीसी ने अगले 10 वर्षों में यह गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से 60,000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है। और यह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हाल ही में एनटीपीसी ने गुजरात के कच्छ जिले में 4750 मेगावाट क्षमता वाला सौर पार्क स्थापित करेगी। और यह हमारे भारत देश का सबसे बड़ा सौर पार्क होगा। यह कहां पर? गुजरात के कच्छ जिले में। और कच्छ जिला गुजरात का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला भी है। और एनटीपीसी की सहायक शाखा एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, क्या एनटीपीसी की एक सहायक शाखा है जिसका नाम है एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने सबसे बड़े ऊर्जा प्लांट स्थापित करने की इजाजत दे दी है। और वो गुजरात के कच्छ जिले में स्थापित करने जा रहा है। लेकिन गुजरात के कच्छ जिले में कहां, इसका प्रॉपर लोकेशन क्या है वो भी हमें याद रख लेना चाहिए। तो कंपनी सोलर पार्क कहां बनाएगी? कंपनी सोलर प्लांट गुजरात के कच्छ जिले में खवड़ा और विघकोट गांव के बीच, कहां पर? यह खवड़ा और विघकोट गांव के बीच बंजर जमीन पर बनाएगी। और इस पार्क में सौर और पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट के लिए कई कंपनियों को जमीन पहले ही दी जा चुकी है। एनटीपीसी ने आंध्र प्रदेश के सीमाद्री ताप बिजली प्लांट के जलाशय पर भारत का सबसे बड़ा 10 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट भी शुरू किया है। तो यह फैक्ट भी याद रख लीजिए, एनटीपीसी ने 10 मेगावाट की क्षमता वाला एक फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट यानी कि जलाशय पर तैरता हुआ जो सोलर प्लांट होता है इसे हम कहते हैं फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। और यह कहां पर स्थापित किया है एनटीपीसी ने? आंध्र प्रदेश के सीमाद्री ताप बिजली प्लांट पर। और इसके अलावा तेलंगाना स्थित रामागुंडम ताप बिजली प्लांट के जलाशय पर 100 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना पर भी काम चल रहा है। और यह बात भी मैंने आपको करंट अफेयर में बताई थी। और यहां हमने जिक्र किया है एनटीपीसी का। एनटीपीसी भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी है। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी का नाम क्या है? एनटीपीसी। और सन 2016 में विश्व की 2000 सबसे बड़ी कंपनियों में एनटीपीसी को 400वां स्थान प्राप्त हुआ। और एनटीपीसी की स्थापना कब हुई? 7 नवंबर 1975 को। और एनटीपीसी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? हमारी कैपिटल नई दिल्ली में एनटीपीसी का हेडक्वार्टर स्थित है। तो आपने क्या बात याद रखी? हमारे भारत देश के सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी, स्थापना 7 नवंबर 1975 को, और एनटीपीसी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। और यह जब हमने गुजरात के कच्छ जिले की बात की तो गुजरात की बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको कई बार बताई है, जैसे कि गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, गुजरात के मुख्यमंत्री है विजय भाई रूपाणी जी, गुजरात की कैपिटल का नाम है गांधीनगर, बोले तो ग्रीन सिटी। लेकिन आज
कुछ नया सीख ले गुजरात के बारे में। हमारे देश में सबसे अधिक बंदरगाह किस राज्य में है? हमारे गुजरात में है। और एशियाई शेर केवल गुजरात में पाए जाते हैं, जो कि गिर अभयारण्य में संरक्षित है। एशियाटिक लायन कहां पर पाए जाते हैं? गुजरात के जूनागढ़ जिले के गिर अभयारण्य में। और विश्व का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड गुजरात में स्थित है, जो कि भावनगर शहर के अलंग में स्थित है। तो यह भी याद रख लो कि यह शिप ब्रेकिंग यार्ड पूरे विश्व का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड है। और यहाँ पूरे विश्व के बड़े बड़े शिप को ब्रेक किया जाता है। वो कहां पर है? गुजरात के भावनगर जिले के पास अलंग में स्थित है। और दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। NPCI यानी कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के भीम UPI QR आधारित भुगतान को अपनाने वाला पहला देश कौन बना? दोस्तों हाल ही में NPCI यानी कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के भीम UPI QR आधारित भुगतान को अपनाने वाला पहला देश हमारा पड़ोसी देश, जिसका नाम है भूटान। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है भूटान देश बन गया है। और दोस्तों यह क्वेश्चन और भी एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। इस तरह पूछा जा सकता है, भूटान में भीम UPI को किसने लॉन्च किया है? भूटान देश में भीम UPI को लॉन्च किया है हमारे देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने और उनके साथ लियोम्पो नमगे शेरिंग ने, दोनों ने संयुक्त रूप से भूटान में भीम UPI को लॉन्च किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर बन सकता है ऑप्शन डी, ए और बी, दोनों ने संयुक्त रूप से भीम UPI को भूटान देश में लॉन्च किया है। और भीम का पूर्ण स्वरूप क्या होता है? यहां पर देख सकते हैं भीम। भीम का पूर्ण स्वरूप क्या होता है? भारत इंटरफेस फॉर मनी, जो भीम का पूर्ण स्वरूप। भीम में यहां पर BHIM हो गया भीम। तो भारत इंटरफेस फॉर मनी भीम का पूरा नाम है। तो याद रखो, भारत इंटरफेस फॉर मनी बोले तो भीम एक भुगतान ऐप है जो यूजर्स को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि UPI का उपयोग करके लेन देन करने की सुविधा देता है। और यह लॉन्च किया गया है भूटान में। तो यहाँ मैप में देखिए कि हमारे भारत के लोकेशन के लिहाज से यह भूटान देश कहां पर है? तो यहाँ हमारे अनूठे के आकार का यह सिक्किम, और सिक्किम और असम से सटा हुआ यह एक छोटा सा देश जिसका नाम है भूटान। और भूटान की कैपिटल का नाम क्या है? थिम्फू। दोस्तों थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि भूटान ऐसा देश है जिसकी कैपिटल और करेंसी का नाम थोड़ा डिफिकल्ट है। भूटान की राजधानी का नाम है थिम्फू और भूटान की करेंसी है डुलट्रम। क्या? डुलट्रम। और भूटान के राजा कौन है? तो यहां देख सकते हैं भूटान के राजा है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। पूरा नाम बहुत लंबा है, भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। और भूटान देश के प्रधानमंत्री कौन है? लोते त्शेरिंग। इमेज में आप देख सकते हैं। और यहाँ भूटान देश की जो करेंसी है डुलट्रम, इसको भी इमेज में आप देख सकते हैं। ओके, तीसरा क्वेश्चन, भारत में रूस के स्पुतनिक V वैक्सीन का उत्पादन कौन करेगा? रूस देश की वैक्सीन जिसका नाम है स्पुतनिक V, हमारे भारत देश में इसका उत्पादन किया जाएगा, लेकिन कौन करेगा? यह तो करेगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया स्पुतनिक V का हमारे भारत देश में उत्पादन करेगा। रूस की स्पुतनिक V ने दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ सालाना 300 मिलियन डोज का उत्पादन करने के लिए एक सौदा किया है। तो यहां से यह फैक्ट याद रख लीजिए कि दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी का नाम क्या है? हमारे भारत देश की है दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी, जिसका नाम है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। उनके साथ यह स्पुतनिक V सालाना कितने 300 मिलियन डोज का उत्पादन करेगा हमारा यह सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और सितंबर से पुणे में स्थित यह सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंटी कोरोना वायरस वैक्सीन बोले तो स्पुतनिक का उत्पादन शुरू करेगा। कब से शुरू करेगा? सितंबर से। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है? पुणे में स्थित है। और हमारे भारत देश की दो वैक्सीन, एक का नाम है कोवैक्सीन, दूसरी का नाम है कोविशील्ड। कोवैक्सीन और कोविशील्ड के साथ ही सरकार ने रूसी वैक्सीन स्पुतनिक V के इस्तेमाल को भी मंजूरी दे दी है। और स्पुतनिक V वैक्सीन की देश में
14 मई को लॉन्चिंग हुई थी और तब भी मैंने आपको बताई थी बात कि हमारे देश में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन कोरोना वैक्सीन है। चौथा क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य की सरकार एक टाइगर कॉरिडोर का विकास करेगी? हमने अभी तक जो हाथी गलियारा है उनकी बात तो सुनी, लेकिन अब एक टाइगर कॉरिडोर का विकास करने जा रही है राजस्थान की सरकार। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है राजस्थान। राजस्थान सरकार नव प्रस्तावित रामगढ़ टाइगर रिजर्व, रणथंभौर टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाला एक टाइगर कॉरिडोर का विकास करेगी। तो हमें यह राज्य का नाम याद रख लेना है कि हाल ही में एक टाइगर कॉरिडोर का विकास करने जा रही है राजस्थान की सरकार। और कौन कौन से टाइगर रिजर्व को यह कॉरिडोर के माध्यम से जोड़ा जाएगा, तो यह बात भी मैंने आपको बताई थी कि हाल ही में सुर्खियों में रहा रामगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। इसी तरह का क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था। तो रामगढ़ टाइगर रिजर्व, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व, यह तीनों टाइगर रिजर्व किस राज्य में? राजस्थान राज्य में स्थित है। और सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान का एक और अन्य टाइगर रिजर्व है। तो दोस्तों, यदि हमारे भारतीय भूगोल की दृष्टि से यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो वो भी राजस्थान में स्थित है। और वन्य जीव गलियारे क्यों स्थापित किए जाते हैं? जिस तरह यह टाइगर गलियारा जो स्थापित करने जा रहे हैं, तो यह क्यों स्थापित किए जाते हैं? वन्यजीव या पशु गलियारे दो अलग अलग आवासों के बीच जानवरों के लिए सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने हेतु तो स्थापित किए जाते हैं यह वन्यजीव गलियारे। और वन्य जीवों संबंधी गलियारे मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कार्यात्मक और दूसरे होते हैं संरचनात्मक। और राज्यों को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत वाघ संरक्षण योजना प्रस्तुत करना आवश्यक है। और राजस्थान में अन्य संरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो याद रखो, भरतपुर में है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो यह भी क्वेश्चन याद रख लो कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। और सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य वो उदयपुर में है। यहां पर देख सकते हैं सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क कहां पर स्थित है? उदयपुर में। और यहां हमने बात की है राजस्थान के। तो आप मैप में देखें कि यह हमारा राजस्थान, और राजस्थान के अगल बगल में कौन कौन से राज्य स्थित है? तो ऊपर से यहां हम देखें तो यहां पर है पंजाब, यहां पर है हरियाणा, यहां पर है उत्तर प्रदेश, यहां पर मध्य प्रदेश और यहां पर गुजरात। 1 2 3 4 5 राज्यों से सटा हुआ है यह राजस्थान। और राजस्थान की कैपिटल का नाम है जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। और राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। और राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? कांग्रेस पार्टी के नेता अशोक गहलोत साहब, वो वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री है। तो यह बेसिक इंफॉर्मेशन तो मैंने आपको कई बार बताई, आज कुछ नया सीख ले। बिल्कुल सही, राजस्थान में केवल एक ही हिल स्टेशन है। और इस हिल स्टेशन का नाम क्या है? तो याद रखो, राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन जिसका नाम है माउंट आबू। और राजस्थान के हर लोकप्रिय शहर के लिए एक अलग रंग है। जैसा कि जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है, जोधपुर को नीला शहर कहा जाता है, उदयपुर को व्हाइट सिटी कहा जाता है और झालावाड़ को बैंगनी। तो यह बात भी याद रख लीजिए। और राजस्थान की स्थापना कब होती है? 30 मार्च 1949 को राजस्थान राज्य का गठन किया गया। और इसीलिए प्रति वर्ष 30 मार्च को राजस्थान राज्य अपना स्थापना दिवस भी मनाता है। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में पॉल ऑर्नाडोर्फ का निधन हो गया। वे कौन थे? इमेज आप देख सकते हैं, नाम है पॉल ऑर्नाडोर्फ, जिसका हाल ही में निधन हो गया है। वो एक जाने माने अमेरिकी रेसलर थे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है रेसलर। इमेज आप देख सकते हैं, प्रसिद्ध अमेरिकी पेशेवर पहलवान पॉल ऑर्नाडोर्फ, जो अपने उपनाम मिस्टर वंडरफुल से सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, उनका निधन हो गया है। तो यह फैक्ट भी याद रख लीजिए कि एक पहलवान नाम है पॉल ऑर्नाडोर्फ, किस उपनाम से प्रसिद्ध थे? मिस्टर वंडरफुल नाम से प्रसिद्ध थे, जिसका हाल ही में निधन हो गया है। और पॉल ऑर्नाडोर्फ 1980 के दशक के पेशेवर कुश्ती के सबसे बड़े सितारों में से एक थे। और विश्व कुश्ती महासंघ यानी कि WWF
और विश्व चैंपियनशिप कुश्ती यानी कि WCW में अपनी उपस्थिति के लिए प्रसिद्ध थे और वह 2000 में सेवानिवृत्त हुए थे। उन्हें 2005 में WWE हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था, जिसका हाल ही में निधन हो गया है। छठा क्वेश्चन, ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की? पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि ब्रिक्स में 5 देशों का यह समूह, इसमें ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल है। और यह ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता हाल ही में हमारे देश के नए पर्यटन मंत्री कौन? जी किशन रेड्डी ने की। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है जी किशन रेड्डी। पहले हमारे पर्यटन मंत्री कौन थे? प्रहलाद सिंह पटेल। प्रहलाद सिंह पटेल का स्थान लिया है जी किशन रेड्डी और इसीलिए अध्यक्षता कौन करेंगे? हमारे भारत देश के पर्यटन मंत्री ही इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो अब हमें नए मंत्रिमंडल के नाम भी याद रख लेने हैं। हमारे पर्यटन मंत्री है जी किशन रेड्डी, जिन्होंने यह ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है। और इमेज में आप देख सकते हैं क्या लिखा है, ब्रिक्स टूरिज्म मिनिस्टर्स मीटिंग, और जिसकी अध्यक्षता हमारे भारत देश ने की है और हमारे यह डॉक्टर जी किशन रेड्डी। तो पर्यटन मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने ब्रिक्स समूह की भारत की अध्यक्षता के तहत 13 जुलाई 2021 को ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की और ब्रिक्स के सभी सदस्य देशों के मंत्री यानी कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने इस बैठक में भाग लिया है। बैठक का एक अहम पहलू मिनिस्टर कम्युनिक को अपनाना था, जो ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग और पर्यटन को बढ़ावा देने पर परिणामी दस्तावेज है। तो यह बात भी याद रख लीजिए, ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग और पर्यटन को बढ़ावा देने पर परिणामी दस्तावेज, जिसका नाम है मिनिस्टर कम्युनिक। ओके, 7वां क्वेश्चन, हाल ही में हेनरिटा एच फॉर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, वे कौन थे? इमेज में आप देख सकते हैं हेनरिटा एच फॉर ने हाल ही में पद से इस्तीफा दे दिया है। वो यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत थे। क्या? यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक थी हेनरिटा एच फॉर, जिन्होंने हाल ही में पद से इस्तीफा दे दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक के तौर पर हेनरिटा फॉरे के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है और संयुक्त राष्ट्र बाल एजेंसी यानी कि यूनिसेफ की प्रमुख के तौर पर उनके प्रेरक नेतृत्व की सराहना की है। और हेनरिटा एच फॉरे अमेरिकी जन स्वास्थ्य एवं अंतरराष्ट्रीय विकास अधिकारी है। वह यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की प्रमुख बनने वाली पहली महिला है और वह 1 जनवरी 2018 को यूनिसेफ की प्रमुख बनी थी। कब से यह जिम्मेवारी संभाल रही थी? जनवरी 2018 को यूनिसेफ की प्रमुख बनी थी और हाल ही में इस्तीफे की बात की है। लेकिन इस्तीफा क्यों दे दिया है वो भी आप जान लीजिए। हेनरिटा एच फॉरे को परिवार के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे के प्रति समर्पित होना है। क्या? परिवार के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे के प्रति समर्पित होना है और वह शादीशुदा है और उनके 4 बच्चे हैं और 4 बच्चों का पालन पोषण करना है, उनके साथ रहना है। इसीलिए हेनरिटा एच फॉर ने पद से इस्तीफा दे दिया है। और यूनिसेफ का पूर्ण स्वरूप क्या होता है? द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ का पूर्ण स्वरूप। और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। और यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक का पद यह रिक्त हो गया है क्योंकि हेनरिटा एच फॉर ने पद से इस्तीफा दे दिया है। और यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को। और यूनिसेफ को 1965 में उसके बेहतर कार्य के लिए शांति के नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो यह वर्ष भी याद रखना है। यूनिसेफ को शांति का नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1965 में। 8वां क्वेश्चन, भारत विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी कब करेगा? हमारा भारत देश विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी आने वाले 5 साल के बाद यानी कि साल 2026 में हमारा भारत देश विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है साल 2026 में। विश्व बैडमिंटन महासंघ यानी कि BWF ने घोषणा की कि भारत 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा और भारत को 2023 में सुदीर्घ कप का आयोजन करना था, लेकिन BWF ने इस विश्व मिश्रित टीम चैंपियनशिप की मेजबानी चीन को सौंपने का फैसला किया है। और BWF ने चीन में कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए इस साल के सुदीर्घ कप को चीन के शुजो की जगह
फिनलैंड के वांता में आयोजित करने का फैसला किया है। यानी कि इस साल के सुदीर्घमान कप का आयोजन चीन के शुजो में होने वाला था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसे कहां पर आयोजित करना है, अब फिनलैंड के वांता में यह सुदीर्घमान कप का आयोजन किया जाएगा। और यहां हमने जिक्र किया है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का। तो BWF की स्थापना कब हुई? 5 जुलाई 1934 को। BWF के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? पॉल एरिक हॉयर लार्सन, इमेज में आप देख सकते हैं। और BWF का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? मलेशिया के कुआलालंपुर में BWF का हेडक्वार्टर स्थित है। नवा क्वेश्चन, हाल ही में 2 पहिया से लेकर बसों तक इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 20 लाख रुपए तक के प्रोत्साहन की घोषणा किसने की है? इसी तरह की इलेक्ट्रिक बसें जिस पर 20 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन की घोषणा हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने की। और कुछ सप्ताह पहले गुजरात ने भी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक पॉलिसी की घोषणा की थी और अब महाराष्ट्र सरकार ने यह घोषणा की है। महाराष्ट्र में सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर दिए जाने की नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों पर 10,000 रुपये से लेकर 20 लाख रुपये तक का वित्तीय प्रोत्साहन मिलेगा और हाउसिंग सोसाइटी को चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए संपत्ति कर में छूट प्राप्त होगी। तो यह बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है कि इलेक्ट्रिक वाहनों पर 10,000 रुपये से लेकर 20 लाख रुपये तक का वित्तीय प्रोत्साहन मिलेगा और हाउसिंग सोसाइटी को चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए संपत्ति कर में छूट प्राप्त होगी। वर्ष 2025 तक सभी नए वाहनों के पंजीकरण में 10% हिस्सा ई वाहनों का होगा। तो इसी तरह का लक्ष्य निर्धारित किया है महाराष्ट्र सरकार ने। 2025 तक नए वाहनों के पंजीकरण में 10% हिस्सा इलेक्ट्रिक वाहनों का होगा और वर्ष 2025 तक राज्य परिवहन की 15% बसों का इलेक्ट्रिक बसों में तब्दील कर दिया जाना, तो यह भी एक अच्छा कदम है। और इस योजना के तहत राज्य में सभी इलेक्ट्रिक वाहनों को रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क से छूट प्रदान की जाएगी। इलेक्ट्रिक 2 पहिया और कारों को 10,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक का प्रोत्साहन मिलेगा, जबकि बसें 20 लाख रुपये तक का प्रोत्साहन पाने के पात्र होंगे। तो इसी तरह की घोषणा की है महाराष्ट्र की सरकार ने। तो महाराष्ट्र के बेसिक इंफॉर्मेशन तो मैंने आपको कई बार बताई, जैसा कि महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे जी। और महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और गोवा राज्य के भी राज्यपाल थे, लेकिन गोवा के नए राज्यपाल अब बन गए हैं PS श्रीधरन पिल्लई। और महाराष्ट्र की कैपिटल का नाम है मुंबई, हमारे देश की आर्थिक राजधानी। यह बेसिक इंफॉर्मेशन। आज कुछ नया सीख ले। महाराष्ट्र की प्रमुख नदियां कौन कौन सी है? गोदावरी, भीम और कृष्णा। और कलसुबाई पहाड़ी महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पहाड़ी है, जिसकी ऊंचाई 1646 मीटर है। यहां पर देखो कलसुबाई शिखर, यह दोस्तों महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पहाड़ी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1646 मीटर। और फिल्म इंडस्ट्रीज के लिए मशहूर मुंबई को माया नगरी के नाम से पुकारते हैं। क्या यह मुंबई को माया नगरी के नाम से भी पुकारा जाता है? 10वां क्वेश्चन, ऐश्वर्य प्रताप सिंह और संजीव राजपूत का संबंध निम्न में से किस खेल से है? इमेज आप देख सकते हैं। यह है ऐश्वर्य प्रताप सिंह और यह है संजीव राजपूत। दोनों ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, इसीलिए करंट अफेयर में आए हैं। तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह और संजीव राजपूत हमारे भारत देश के एक जाने माने निशानेबाज है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है निशानेबाजी से संबंध है ऐश्वर्य प्रताप सिंह और संजीव राजपूत का। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है निशानेबाजी। टोक्यो ओलंपिक खेलों के शुरू होने में 10 दिन रह गए हैं। आकाशवाणी समाचार से प्रकाशित होने वाली विशेष श्रृंखला में 50 मीटर राइफल टीम स्पर्धा के निशानेबाज ऐसे ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और संजीव राजपूत की बात की गई। तो हमें यह याद रख लेना है कि ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और संजीव राजपूत किस इवेंट में हमारे भारत देश का प्रतिनिधित्व टोक्यो ओलंपिक में करने वाले हैं। 50 मीटर राइफल टीम स्पर्धा में हमारे भारत देश का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऐश्वर्य प्रताप सिंह की। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर का जन्म 3 फरवरी 2001 को मध्य प्रदेश के रतनपुर जिले में हुआ और हाल ही में क्रोएशिया में संपन्न ISSF विश्व कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाले वे एकमात्र भारतीय निशानेबाज थे। और 2019 में जर्मनी में ISSF जूनियर विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता था।
और दूसरे हमारे निशानेबाज संजीव राजपूत की बात करें, संजीव राजपूत का जन्म 5 जनवरी 1981 को कहां पर, हरियाणा के यमुनानगर जिले में, और मौजूदा समय में वे 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में विश्व वरीयता क्रम में 6ठे नंबर पर है। और ओलंपिक खेलों में यह उनकी तीसरी भागीदारी है। टोक्यो ओलंपिक के लिए चुने गए वे एकमात्र भारतीय निशानेबाज हैं जो 2008 के बीजिंग ओलंपिक में भाग ले चुके हैं। 11वां क्वेश्चन, लद्दाख ने अपने क्षेत्र को ऑर्गेनिक बनाने के लिए किसके साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? क्या दोस्तों आपको पता है हमारा भारत देश का पहला ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है? सिक्किम। हमारे प्रधानमंत्री श्री ने 2016 में सिक्किम को ऑर्गेनिक स्टेट का दर्जा दिया था और इसीलिए हाल ही में लद्दाख ने सिक्किम के साथ समझौता किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सिक्किम राज्य। लद्दाख प्रशासन ने केंद्र शासित प्रदेश को 2025 तक जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए सिक्किम राज्य जैविक प्रमाणन एजेंसी के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और यह समझौता लद्दाख क्षेत्र में परंपरागत कृषि विकास योजना और मिशन जैविक विकास पहल लागू करने के लिए किया गया है। लद्दाख को 2025 तक जैविक केंद्र शासित प्रदेश बनाने का लक्ष्य 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। और लद्दाख के कृषि सचिव कौन है? रविंदर कुमार लद्दाख के कृषि सचिव है। और लद्दाख के वर्तमान लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? RK माथुर, यानी कि राधा कृष्ण माथुर। और यहाँ आज कुछ सिक्किम के बारे में नया सीख ले। संविधान के 38वें संशोधन के अनुसार 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। भारत में बड़ी इलायची का सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है? सिक्किम में। और यहाँ स्थित कंचनजंगा जिसकी ऊंचाई है 8,579 मीटर और यह कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, वो भी है सिक्किम में। 12वां क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य की सरकार ने कोविड महामारी के कारण कांवड़ यात्रा रद्द की है? हाल ही में दोस्तों उत्तराखंड राज्य की सरकार ने यह कांवड़ यात्रा रद्द की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार नहीं चाहती कि हरिद्वार कोरोना के जोखिम का केंद्र बने और लोगों का जीवन संकट में पड़े। यह निर्णय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच बैठक में किया गया है। जो यह कांवड़ यात्रा है वो प्रति वर्ष दोस्तों गंगा जल लाने के लिए सभी लोग उमट पड़ते हैं, कहां पर? हरिद्वार में जाते हैं, लेकिन यहां पर भीड़ जमा न हो इसीलिए यह कदम उठाया गया है। और कोविड-19 की पहली लहर को देखते हुए पिछले वर्ष भी कांवड़ यात्रा रद्द कर दी गई थी और कांवड़ यात्रा में कई राज्यों से श्रद्धालु गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार आते हैं और इसी तरह भीड़ जमा होती है यह कांवड़ यात्रा के दौरान, और इसीलिए इसे रद्द कर दिया है हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने। और उत्तराखंड की बात आई तो उत्तराखंड की बेसिक इंफॉर्मेशन तो मैंने आपको कई बार बताई है, जैसा कि उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? हाल ही में बने हैं पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड की राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन कैपिटल का नाम क्या है? गैरसैंण। गैरसैंण चमोली जिले में स्थित है। और यहाँ पर पढ़िए समर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड कौन सी? यह गैरसैंण, यह उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन कैपिटल का नाम है। 13वां और लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस एरोस्पेस कंपनी से भारतीय नौसेना को 10वां पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-8I प्राप्त हुआ है? हाल ही में एक अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी जिसका नाम है बोइंग से भारतीय नौसेना को 10वां पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-8I हाल ही में प्राप्त हुआ। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बोइंग। भारतीय नौसेना ने अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग से 10वां पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-8I प्राप्त किया है और रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2009 में 8 P-8I विमानों के लिए समझौता किया था। और P-8I विमान का महत्व क्या है? इस विमान को भारत के विशाल समुद्र तट और क्षेत्रीय जल की रक्षा के लिए डिजाइन किया गया था और इसमें पनडुब्बी रोधी युद्ध, सतह विरोधी युद्ध, समुद्री गश्त, निगरानी और टोही मिशन करने की क्षमता है P-8I में। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, रथ यात्रा निम्न में से किस राज्य का राज्य उत्सव है? रथ यात्रा ओडिशा का राज्य उत्सव है। यानी कि यह सिंपल सा क्वेश्चन, सही आंसर था ओडिशा। लगभग सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया है। और गुजरात के अहमदाबाद में भी रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। इनमें से
सही आंसर देने वाले कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा, तो वो है SM राठौड़, मेघा परमार, जल्पा परमार, चंद्रिका किशोरे, भरत वाघेला, नीलोफर मीर, प्रहलाद फतेप्रा और भाविका भवानी। इन सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है ओडिशा राज्य। तो शाहिद खान, जिग्नेश वाघेला, चौधरी विकास, गोसाई मनीष, हीराबेन बारंदा, मकवाना सोनेल, राहुल भट्टे, पूजा चौबे, इन सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। हमारे और भी फ्रेंड है, वो है भावना तड़वेजे, सोनल बेन कुकड़िया, कंजरिया रश्मिता, कन्हैया लाल, कपिल शीला और प्रहलाद कुमार। सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। हाल ही में सुर्खियों में रहा लेमरू हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? हाल ही में सुर्खियों में रहा लेमरू हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सही ऑप्शन चुनिए और आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो के लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।